अस्सलामुअलैकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, ये शहर आज जैसे खामोश किताब बन गया है जिसके हर सफ़े पर नई सतरें लिखी जा रही हैं। कहीं दरवाजे खुलते हैं और बातचीत के चिराग जलते हैं, कहीं फासले कम करने की कोशिश में लफ्ज़ हाथ बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा में आज कई आवाज़ें इकट्ठी सुनाई देती हैं जिनमें उम्मीद भी है और एहतियात भी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात ऐसे है जैसे दो रास्ते एक जगह आकर ठहर गए हों और सोच रहे हों कि आगे का सफ़र कैसे तय किया जाए। साथ बैठे चेहरों पर संजीदगी है मगर लहजे में एक नरमी भी, जैसे बातों के बीज ज़मीन में रख दिए गए हों कि शायद कल कोई बेहतर फसल उगाए। उधर दुनिया के दूसरे किनारों से भी पैगाम आ रहे हैं। कोई कहता है बातचीत का दरवाजा खुला है, कोई दबाव बढ़ाने की बात करता है, कोई बीच का रास्ता निकालने की उम्मीद दिलाता है। समंदर की लहरों की तरह हालात भी कभी नरम और कभी तेज हो जाते हैं मगर किनारे अब भी अपनी जगह कायम हैं। ये कहानी अभी शुरू हुई है, सवाल बहुत हैं, जवाब अभी रास्ते में हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि लफ्ज़ों का सफ़र जारी है और शायद यही सफ़र किसी नए मोड़ तक ले जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कहानी कुछ यूं है कि ईंधन की कीमत जैसे अचानक ऊपर चली गई हो और उसके साथ ही रोज़मर्रा ज़िंदगी की रफ्तार की भी हल्की सी लड़खड़ा सी गई हो। पेट्रोल और डीजल में 26 रुपये 77 पैसे का एक बड़ा इजाफा ऐसे है जैसे किसी चलती गाड़ी के पहियों पर इजाफी वजन रख दिया जाए। रफ्तार बरकरार है मगर दबाव बढ़ चुका है। उसी दबाव की लहर सड़कों पर भी महसूस हो रही है जहां गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% तक का इजाफा करने का इंदिया दे दिया है। ऐसा लगता है जैसे सामान ले जाने वाली हर गाड़ी अब अपने साथ इखराजात का एक और बोझ भी उठाए चल रही हो और ये बोझ आखिरकार आम आदमी की दहलीज तक पहुंचने वाला है। उधर ये मामला अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है जहां इस इजाफे को चैलेंज कर दिया गया है, जैसे किसी फैसले पर सवालिया निशान रख दिया गया हो कि क्या ये कदम वाकई जरूरी था या इसका बोझ हद से ज्यादा है। दूसरी जानिब मईशत के अंदर एक खामोश सी तरतीब बदलने की कोशिश जारी है। जहां हुकूमत सरकारी रकूम को एक जगह जमा करने का वादा कर रही है, ये अमल कुछ यूं है जैसे बिखरे हुए कतरों को एक बर्तन में समेट कर रखा जाए ताकि हिसाब भी साफ हो और इस्तेमाल भी बेहतर हो सके। और तवानाई के मैदान में एक मुख्तलिफ मंजर नजर आता है जहां पानी से बिजली बनाने का अमल बढ़ा है और तलब के बावजूद अंधेरा महदूद रखने की कोशिशें जारी हैं। जैसे किसी बड़े घर में चिराग कम हो मगर फिर भी रोशनी बांटने का हुनर बरकरार रखा जाए। तो मजमूई तस्वीर यही बनती है कि अखराजात की लहरें बुलंद हैं, फैसलों के असरात दूर तक जा रहे हैं और निज़ाम अपने तवाज़ुन को कायम रखने के लिए मुसलसल हरकत में है। नाज़रीन, ये थे हमारे टॉपिक्स। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवाते चलें। सगी चौधरी, बिशारत और मलिक नजीब हमारा साथ देंगे और इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त डॉक्टर बिशारत, प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची जो है वो अपने टीम के साथ पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और बहुत ही खुश आइंद इसको तस्वुर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी कुछ पैगामात जो हैं वो मिल रहे हैं, कुछ बयानात जो हैं वज़ारत ख़ारिजा से वो भी हमें रिसीव हो रहे हैं। मतलब कहा तो ये जा रहा है कि जो जारेड कुशनर हैं, ट्रंप के दामाद, वो भी और उसके साथ साथ स्टीव विटकोफ जो हैं वो भी पाकिस्तान जो है रवाना हो चुके हैं। कुछ ऐसी बातें सर चल रही हैं। सो क्या समझते हैं सर, ये इस वक्त अगर कहा जाए कि ये दो शख्सियात वो हैं जिन पे ईरान को बिल्कुल भी एतबार नहीं है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा और ये दो शख्सियात जो हैं पाकिस्तान आने की बातें भी चल रही हैं, किस नज़र से देख रहे हैं सर आप इनको? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल में इस वक्त एक डेस्परेट सिचुएशन में है ट्रंप और वो चाहते हैं किसी तरीके से फेस सेविंग और इस लड़ाई से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जी। और ईरान अब ये समझ गया है कि उसने बहुत ज़्यादा रेजिलियंस दिखाई है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है और उसकी इस बर्दाश्त से और स्पेशली जो उसने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया, ये एक उसके हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ गया है जिसका बिल्कुल दुनिया जो है इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अमेरिका और इसराइल भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से तेल और गैस की सप्लाई को रोक सकता है ईरान। तो उससे वो सटपटाए हुए हैं कि इस तेल और गैस की सप्लाई के रुकने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर आ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, LNG की सप्लाई तो कतर से तकरीबन बंद हो चुकी है और इसी तरीके से अमेरिका में इन्फ्लेशन वो 3 गुना बढ़ चुकी है। वहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस से वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उनके अवाम परेशान हैं। उसके अलावा जंग के ऊपर इनका अरबों डॉलर खर्च हुए और जो है उनकी मईशत जो है वो पहले ही रिसेशन से गुजर रही थी, तो इसके बाद तो 100% उन्होंने रिसेशन में जाना है। दूसरे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में और उससे पहले ये जो है
अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है जहाँ पे सारी अवाम अमेरिका की परेशान हो जाए और वो जो है महंगाई का बोझ ना उठा सके जो इस जंग की वजह से वहाँ पर आई है, तो फिर ये है कि ये बिल्कुल हारेंगे मिड टर्म इलेक्शंस में। और अगर कांग्रेस में इनकी मेजॉरिटी ना रही तो इनको अपोजिशन जो है पार्टी वो बहुत जो है इनके लिए मुश्किलात आगे पैदा कर सकती है। उसके अलावा 2 महीने आपको पता है कि चाहिए होते हैं जिसके अंदर अंदर कांग्रेस से अप्रूवल लेनी होती है जो जंग शुरू की कर दे अगर अमेरिका, तो वो 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो ट्रंप की ये पूरी कोशिश है किस तरीके से उससे पहले जो है इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। ईरान ये सारी चीज़ें समझ रहा है, उसने बहुत बर्दाश्त किया है, उसने बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है, उसकी सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन की गई है, उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी नेवी की, उसकी एयरफोर्स की, तो उसने बहुत बर्दाश्त किया है। और अब वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि अगर ये कोई गारंटीज़ हमें नहीं देते, अगर अक़वाम मुत्तहिदा भी कोई गारंटी नहीं देती, अगर रूस और चाइना भी कोई गारंटी नहीं देते, तो हमें क्या गारंटी है कि अगर उनके मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद वो फिर आ जाता है, फिर हमला करता है जैसे पहले उसने पिछले साल किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि जो वज़ीर ख़ारजा ईरान के आए हैं इराक़ची साहब, वो यही इसी तरह की गारंटीज़ जो है मांग रहे हैं। और यहाँ से पाकिस्तान से फिर वो उन्होंने मस्कत और रशिया भी जाना है। हम तो नहीं दे सकते, वो हमसे तो नहीं मांगते, लेकिन हमारे सामने वो अपना मुद्दा बयान करते हैं कि आप अगर मीडिएट करवा रहे हैं, आप अगर फैसिलिटेट करवा रहे हैं इन मुज़ाकरात को, तो ये चीज़ें भी आप अमेरिकन के सामने रखें और बाकी दुनिया के सामने रखें। क्योंकि पाकिस्तान के जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं वो चाइना भी गए और यहाँ पर भी उनकी चाइना के अफसरान से मुलाकातें हुई हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ रखी गई है। और इराक़ची साहब अब यहाँ से मॉस्को जा रहे हैं और मॉस्को में जाकर भी उन्होंने यही कहना है कि हमें जो है कोई तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, हमारी जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे ऊपर ये दोबारा हमला नहीं करेंगे, हमें बताया जाए, हमें जो है कोई गारंटी दे। तो अक़वाम मुत्तहिदा ये गारंटी जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर इनको दी गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब तो मानते ही नहीं है यूएन के किसी फैसले को। और यूएन में तो बड़ी आसानी से वीटो हो जाती है हर चीज़, वीटो पावर्स हैं वेस्ट के पास, अमेरिका के पास भी है, तो वहाँ तो वीटो ईज़िली हो जाएगी। ये तो रशिया को और चाइना को एक गारंटी देनी पड़ेगी और इस मायदे में उनको भी साथ आना पड़ेगा, तब जाकर ईरान मानेगा, सही कहा आपने। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन जो है उसकी तैयारियां भी करनी है, फेस सेविंग जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ट्रंप साहब को ज़रूरत है, उसके साथ साथ इस जंग से निकलने का रास्ता भी तलाश कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जंगी हथियार भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, मतलब जो जंग की तैयारियाँ वो भी ज़ोर शोर से जारी हैं। अब समझ से बाहर हैं चीज़ें कि ये एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। वहाँ से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कल भी देखा कि जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं ईरान से वो भी यहाँ पर आए थे, वज़ीर ख़ारिजा जो हैं उनके वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सो किस नज़र से ये तमाम तर चीज़ें आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशा। देखें, सबसे खुशाइंद बात तो ये है कि एक आर्जी सा डेडलॉक हो गया था पहले राउंड के बाद, उसमें जो है वो उसका जो है वो ख़ात्मा हो गया। और जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के वो तशरीफ़ ले आए अपने वफ़द के हमरा, जिसमें नायब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तर्जमान वज़ारत ख़ारजा हैं उनके इस्माइल बुकाई साहब भी हैं, और वो अपने वफ़द के हमरा जो है वो यहाँ पर गए। उन्होंने फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात की है अलग से, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं आसम मलिक साहब, उनसे मुलाकात हुई, इसाक डार साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। और मेन मकसद ये था, चूँकि रात को जब वो आए थे तो इस्माइल बुकाई साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारे आने का मकसद क्या है। उनके आने का मकसद उन्होंने बताया वो ये था कि हमारा जो वफ़द है उसकी ईरानी वफ़द जो अमेरिका से आने वाले वफ़द से कोई मुलाकात का मंसूबा तय नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ जो है और अपने मुशाहिदात जो हैं वो पाकिस्तान के सामने रखेंगे, और पाकिस्तान आगे हमारे मौक़िफ़ को अमेरिका के सामने रखेगा। और आज वो रख दिए गए। वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें हुई और फील्ड मार्शल साहब से अलग अलग मुलाकात हुई। उसमें जितने भी उनके मुशाहिदात थे, अब तक उन्होंने जो मुशाहिदा किया होगा पहले राउंड ख़त्म होने के बाद अब तक, तो और जितने भी उनके जो भी मौक़िफ़ था वो सारा उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो बता दिया है। अब पाकिस्तान आगे उसको कन्वे करेगा, ये तो उन्होंने रात अपने स्टेटमेंट में बता दिया। और अब वो जाने वाले हैं या जा चुके हैं या मतलब होंगे, मॉस्को जाएंगे, ओमान भी उन्होंने जाना है, तो वहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल को डिस्कस करना है और यही चीज़ें जो हैं वो यही तमाम चीज़ें जो आप डिस्कस ये वहीं पे होंगी। और अब देखें कि इसके बाद जो आपने हथियारों की बात की, तो हथियार जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा कमी जो है वो इस वक्त
अमेरिका को कमी का सामना है। मिसाइल खसूसी तौर पर 3-4 किस्म के मिसाइल हैं, टोकोहामा मिसाइल है और दीगर मिसाइल जो हैं उनमें 40% जो है वो कमी आ चुकी है। तो ईरान इसके साथ मज़ीद जंग का वो मुतहम्मल नहीं हो सकता जब तक उसको इतना असला और ना मिल जाए। तो असला उनके पास है नहीं। दूसरा, उनके पास मिड टर्म भी, आपने कहा कि मिड टर्म भी उनके सर पे हैं। दूसरा, तीसरी बात अहम ये है कि उन्होंने अब अमरीकी अवाम को जवाब देना है। अगर अमरीकी अवाम को वो जवाब नहीं देते तो उसमें बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन एक चीज़ उन्होंने वाज़ेह की है कि ये जो उन्होंने जंग शुरू की थी ये इजराइल की दरख्वास्त पे अमेरिका ने ईरान पे हमला चलें, किया ये था। चीज़ तो क्लियर कर दिया। चलिए डे फर्स्ट से हम लोग सर इस पे बात करते हैं कि ये जो है ये इसराइल ने भी ट्रंप को एक फंसाने की कोशिश की है नेतन्याहू साहब ने, सो ये चीज़ें इस वजह से हमारे सामने आई हैं। मलिक नजीब, इस पे क्या कहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ईरानी जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने वाज़ेह भी किया कि अब्बास अराग़ची का जो दौरा है इसके दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बराह रास्त मुलाकात तय नहीं है और ये दौरा उसको इस नज़र से उन्होंने पेश किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमरीकी बयान जो है उनको मद्देनज़र रखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी लचक जो है वो ईरान की जानिब से दिखाई गई है, मुज़ाकरात की बातें हुई हैं, तो इस वजह से हम भी जो स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर है उनको इस्लामाबाद भेजेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो ईरानी वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में आया और उसने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी एक मुलाकात की, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ये मुलाकात है वो ईरान और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए थी जी। और जहाँ तक बात है कि इनकी आपस में अमेरिका के साथ और ईरानी वफ़द की आपस में जो बातचीत है वो नहीं होनी है, तो उस हवाले से अमेरिकन्स भी ये कह चुके हैं और ईरानियंस भी ये कह चुके हैं कि अगर हम गुफ्तगू और के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो अमेरिका के साथ और ईरान के साथ हम बराह रास्त जो है वो बैठकर जो मायदा है वो तय करेंगे। ज़ाहिर है जिस टाइम बातचीत होगी, कोई किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मुआहदा भी होना है, उस मुआहदे पर साइनिंग सेरेमनी भी होनी है, तो उसके लिए अमेरिकन्स भी होंगे और ईरानियंस भी होंगे। तो दोनों ममालिक के वफूद वहाँ पर मौजूद होंगे और जो साइनिंग सेरेमनी है वो की जाएगी जी। लेकिन अभी जो जहाँ पर ये डेड लॉक अभी तक बरकरार है वो है यूरेनियम का मामला है। अब देखें, इसके बाद जो ईरानी वफ़द है वो मस्कत भी जा रहा है और उसके अलावा जो मास्को भी जाएगा, तो उसके बाद ये वापस ईरान जाएगा और ईरान ने जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के सामने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात या जो तजावीज़ रखी हैं वो पाकिस्तान की जानिब से पेश की जाएंगी अमेरिकन्स को जी। और उसके बाद जो भी गुफ्तगू होगी उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अभी आप ये देखें कि कुछ नरमी दिखाई होगी जिस तरीके से आपने यूरेनियम अफजूदी के हवाले से बात किया है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा के दौरे में जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। उसमें ये देखें, ये चीज़ है कि वो ईरान अमेरिका को यूरेनियम देना नहीं चाह रहा है। वो ये 3 ममालिक उसने तजवीज़ किए हैं, एक रूस है, कतर है और पाकिस्तान है। इन 3 ममालिक में से कोई भी जो है वो अगर बतौर गारंटियर आता है तो हम उसको यूरेनियम देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन रूस पर अमेरिका और कतर पर अमेरिका जो है वो भरोसा नहीं। पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो किया जा रहा है ईरान की जानिब से, सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं मलिक नजीब, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को। अली इमरान साहब, आप भी हमारे साथ सर मौजूद हैं, सो इस वजह से देखें पूरी दुनिया, हमने बात की कि हम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है। मलिक नजीब ने भी यही बात की है कि ईरान भी इस चीज़ पे आमादा है कि पाकिस्तान में जो यूरेनियम अफजूदगी जो तमाम तर चीज़ें हैं ये वो रखवा सकते हैं और ट्रस्ट है उन्हें पाकिस्तान पे। सो ऐसे में इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया ये तमाम तर चीज़ें कर रही है तो जो PTI है बहुत ही ज़्यादा मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर पा। वो कह रही है कि भाई बहुत ही नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि ये वाली हुकूमत जो है वो ये मुज़ाकरात क्यों करवा रही है। तो सर PTI को कुछ मसला चल रहा है, हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, इम्तियाज़ वली साहब जो हैं वो हमेशा उनका एक ओपिनियन होता है हमारे ख़िलाफ़ और मैंने बारहा कोशिश की कि उनका जो भी नैरेटिव हो उसको काउंटर किया जाए। जी। हम बार बार हर फोरम के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पहले पाकिस्तान है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, तो हमें यकजा होकर इस आवाज़ को बुलंद करना होगा। मैं बारहा आपके शो में आकाशा ये बात कहता हूँ कि मैं इंतहाई खुश हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूँ तो मैं
बड़ा इसमें कैटेगोरिकली क्रेडिट उनको देता हूं कि उनकी वजह से आज आप ये देखें कि पाकिस्तान अमेरिका जैसे सुपर पावर को पाकिस्तान में मेज़बानी के लिए ला रहा है। आप यकीन कीजिएगा, मैं अमेरिका के सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और अमेरिका जैसे मुल्क में जब आप किसी एक अमेरिकन से बात करते हैं, जो लेमैन जो आपको बस में मिले, ट्रेन में मिले, तो वो उनके जहन में जो एक परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में वो ये है कि एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क है, यहाँ आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पर तालिबान हैं, यहाँ औरतों के साथ ये सलूक बरपा किया जाता है। तो जब अमेरिका और ईरान जब पाकिस्तान आ रहे हैं, पहले इनिशियली तो पाकिस्तान फैसिलिटेटर था जी, लेकिन अब पाकिस्तान आर्बिट्रेटर बन गया। उसकी वजह क्या थी? उसके पीछे आपके जो थिंक टैंक्स पाकिस्तान के अंदर बैठे थे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाज़ ने एक बहुत बड़ी एफर्ट जो है वो पुट की इसके अंदर, और आपने देखा कि अमेरिका ने मजबूर हुआ, मतलब वो तो एक बात ऐसी है कि देखिए वहाँ से एक ट्विटर पे एक मैसेजेस था शहबाज शरीफ को दिया गया, उन्होंने फिर ट्वीट किया, उस ट्वीट पे वो सिर्फ ये ग्राउंड बनाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो हमें मजबूर कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका की अपनी इस वक्त मजबूरी है, अमेरिका का इंटरनली और एक्सटर्नली इतना प्रेशर है अमेरिका के ऊपर। देखिए अमेरिकन अवाम जो है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन मर रहा है, उनको कभी इस चीज़ से परवाह नहीं होती। पूरी दुनिया में तबाही मच जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अमेरिकन अपने तय बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जब टेबल पे रखा हुआ खाना, ग्रोसरी, फ्रूट और मशरूबात महंगे होते हैं, और जब वो गाड़ी पेट्रोल गैस स्टेशन के अंदर लेके जाते हैं, जिसको पेट्रोल पंप यानी जिसको गैस स्टेशन अमेरिका के अंदर कहते हैं, तो जब वो गैस महंगी होती है तो फिर उन पर एक प्रेशर आता है, क्योंकि उनकी जो इनकम्स है वो पाकिस्तान की तरह नहीं होती, वो एक लगी पति इनकम है और उनकी रेज सालाना तौर पर आती है। तो जब वो प्रेशर पड़ता है, उसको बर्दाश्त इस वक्त करना अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इंतहाई मुश्किल है। और जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट अनप्रेडिक्टेबल है, हर रोज एक नया बयान देते हैं और हर रोज एक ऐसी बात कर देते हैं कि वो मजाक बन जाती है उनके लिए। और देखिए यकतरफा तौर पर उन्होंने लड़ाई बंद की, और उसको ईरानियन ने भी उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि यकतरफा तौर पे आपने लड़ाई क्यों बंद कर ली, हमने तो नहीं कहा कि आप लड़ाई बंद करें। इसका मतलब ये था कि ईरान आज भी लड़ाई के लिए तैयार है, और ईरान के पास इतना स्टॉक पाइल मौजूद है कि वो अगले 6 महीने तक भी अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो असला साज कंपनियां थी, जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट थी, जो वहाँ के थिंक टैंक्स थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ईरान जैसा मुल्क इतना बड़ा रेजिस्ट करेगा। इनके दिमाग में इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनान था कि वहां पर हम जाएंगे, हिट करेंगे, पब्लिक अपराइजिंग होगी, लोग बाहर निकलेंगे और ये रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने जब वहां पर बॉम्बिंग की तो उनकी टॉप टियर जब अब एलिमिनेट कर दी गई, शहीद हो गए, तो वहां का उनको रिप्लेस करने के लिए पासदाराना इनकलाब और उनके पॉलिटिकल सिस्टम में लोग मौजूद थे जिन्होंने आके टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल, और बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मकबूलियत है वो हम देख रहे हैं कि हो गया अमेरिका में 37% मिड टर्म इलेक्शन की भी तैयारियां करनी है, फेस सेविंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बयानात से फिर भी बाज नहीं आना। इस पर बात होगी, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। 3 अप्रैल को हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं रात को 11:30 बजे और आकर एक ऐलान करते हैं। तवक्को तो बहुत ज़्यादा की जा रही थी 3 अप्रैल को कि बहुत ज़्यादा आवाम के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन 12 रुपये की एक कमी जो थी पेट्रोल में वो सर हमारे सामने आई थी। एक शॉट है हमारे पास, प्रोड्यूसर साहब पहले वो दिखाइएगा, फिर इस पर बात करते हैं। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। 80 रुपये हमने देखा कि डीजल की लेवी में जो कमी आई थी वो भी सामने थी, फिर 12 रुपये पेट्रोल में भी कम किए गए, और ये भी कहा गया पूरे 1 महीने तक की कीमतें जो हैं दोबारा नहीं बढ़ेंगी। लेकिन ठीक 20 दिन बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कीमतें बढ़ा दी हैं, और उसके साथ ही अब देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 393 रुपये हो चुकी है, और उसके साथ डीजल की कीमत जो है वो 380 रुपये हो चुकी है। फिर ये हमें बताते हैं कि हम आवाम को हर तरीके से रिलीफ देना चाहते हैं, फिर हम फिर प्रोग्राम में यहाँ पे बैठ के इस पे बात ना करें तो क्या करें। एक और वादा जो है वो वफा नहीं हो सका है। डॉक्टर बशारत, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गलत फैसला है। इनके फैसले के फ़ौरन बाद
जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने 10% एग्जैक्ट किरायों में जो है इजाफे का ऐलान कर दिया है और इसी तरीके से बाकी हर चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये इजाफा करने की। और आपको पता है कि अवाम पहले ही महंगाई में पिस रहा है और एक आज और मैंने सुना है कि 10 लाख जानवरों का जो है वो एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया गया है पंजाब से। तो अभी जो है ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, आप हैरान हो जाएंगी कि 70,000 रुपये का तो बकरा पहले ही जो है मिल रहा था, वो जो है अब लाख से ऊपर चला जाएगा। और गोश्त जो है वो 3,700 रुपये किलो इस्लामाबाद में है, वो कहाँ चला जाएगा। तो कहने की बात यह है कि हर चीज़ के ऊपर जो है इस पेट्रोल का, डीज़ल का असर होता है। जो मोटरसाइकिल वाला है, जो छोटी कार वाला है, हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो तो ये समझते हैं कि कार सिर्फ अमीर लोग रखते हैं और उनको ये ख्याल नहीं है कि इसमें छोटी कारें भी हैं जो कि मिडिल क्लास रखती है। मिडिल क्लास तो इनके रेडार पर आती ही नहीं है। मिडिल क्लास जो कि जिसने तरक्की दी अमेरिका को, जिसने तरक्की दी यूरोप को, जिसने तरक्की दी ऑस्ट्रेलिया को, वो मिडिल क्लास तो इनको नज़र ही नहीं आती। उसके लिए तो यहाँ पर ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। उसके लिए तो जो है ना दूध इन्होंने इतना महंगा कर दिया है जो कि फ्रांस से ज़्यादा महंगा है, जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक। ये भी इस वज़ीर ख़जाना ने किया, उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया। तो इसी तरह खाने पीने की हर चीज़, जिस दिन मुशर्रफ साहब गए हैं यहाँ से, उनको जो हटाया गया है कि वो डिक्टेटर थे, तो उस दिन आटा 13 रुपये किलो था और नान जो है 2 रुपये का था। आज वही आटा जो कि एक डिक्टेटर ने 13 रुपये किलो दिया इस मुल्क को, उसी आटे को 3 से 4 जो है जमहूरी हुकूमतें आई हैं जिन्होंने अपना पूरा 10 ईयर 5 साल का पूरा किया है, और उन जमहूरी हुकूमतों ने 170 रुपये किलो कर दिया है वो 13 रुपये किलो वाला आटा। वो 2 रुपये वाला नान जो है इन 4 जमहूरी हुकूमतों ने, फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए इस मुल्क में। ये जमहूरियत है या लाइसेंस टू लूट है? और ये इस तरीके से आप जब पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे, देखें उसके साथ आज एक और काम हुआ है जो आपने सुना होगा जी। LNG का नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और किस लिए किया गया है? कि बिजली इससे बनाई जाएगी। देखें, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हमारे पास LNG इन एक्सेस है, इस जंग से पहले बहुत शोर मचाया जा रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे तो पाइप फट जाएंगे और ये हो जाएगा, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है। तो इन्होंने जाके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करवाए थे कतर से, और अब जो है ये LNG इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मतलब भी इस बहुत हुकूमत को समझ ही नहीं आ बहुत रही है ज़्यादा- कि हुकूमत चलानी कैसे है। बहुत ज़्यादा रेट पर जो है, नहीं, इनको सब समझ है। इनके साथ पहली बात तो यह है कि जो आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री है, जिसमें पावर भी आती है, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी आती है, दोनों मिनिस्ट्रीज़ में आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सियासतदानों को जो भी लिख कर देते हैं, ये उसको पढ़ देते हैं, ये उसको मान जाते हैं। तो आपको इन ब्यूरोक्रेट्स को हटाकर टेक्नोक्रेट्स, स्पेशलिस्ट इन पेट्रोलियम, स्पेशलिस्ट इन एनर्जी, ये लाने पड़ेंगे अगर इस मुल्क को तरक्की दिलवानी है और इस मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देना है। तो हर शोबे में ज़रूरत है। हर सर, शोबे वो में तो हर है ही, शोबे लेकिन में इस है, पर शोबे ये में तो बेड़ा हुकूमत को गर्क शायद कर दिया। समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई गरीब आदमी का जो ख्याल है वो नहीं किया जा रहा। सगीर चौधरी साहब, हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। हम और इदारों को तनकीद तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद हम हर 15 दिन बाद देखते हैं महंगाई में इजाफा, महंगाई में इजाफा। और उसमें इख्तियार वली साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि एक दफ़ा ये पीस टॉक्स जो हैं वो हो जाएं, उसके बाद देखें मुल्क कहाँ पे जाता है। इसको किस नज़र से देखेंगे आप? शुक्रिया आकाशा और शुक्रिया इख्तियार वली साहब। आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं बहुत खुश हुआ, पैनलिस्ट भी खुश हुए हैं, अली इमरान साहब हंस रहे हैं। मसला कहने का ये है, देखें कि आपने कीमतों में, मैं 322 रुपये कोई नहीं बोल रहा। जब भी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो मैं बड़े गौर से देखता हूँ कि शायद 322 रुपये लिखा होगा, लेकिन जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे कोई 20-30 रुपये ऊपर ही होते हैं। सर, आप 250 क्यों नहीं देखना चाह रहे? आप भी 320 ही देखना चलिए, चाह मैं रहे कहता हूँ कि 322 पे चले जाए तो काम तो फिर भी चल जाएगा। जी। अब उसमें भी जो मैंने अभी निकाला है, उसमें अभी 393 है, तो उसमें से 322 अगर रेट है तो 71 रुपये लेवी की मद में अभी भी एक हमसे लिए जा रहे हैं। और देखें, पहली ज्यादती तो ये है कि जंग शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ जंग का अभी चल रहा था मामला। हमने सस्ते दामों तेल लिया हुआ था, हमने फ़ौरन बढ़ा दिया, ठीक है जी, 8 और उसके अब 63 रुपये का हमने उसमें जो टिका लगाया था आवाम को, वो भी तक उसका पेन मेरे में सबको हो रहा है, और वो जस्टिफाइड नहीं था। सर, आप उसी पेन में, उसके बाद तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया, हर चीज बढ़ गई है, उसके बाद आपको पेन नहीं हुआ? नहीं, अब तो हम वो समझेंगे उसकी शिद्दत कोई भूल गए हैं। अब सब्सिडी का सुन लें जी, सब्सिडी, ये सब्सिडी तो एक करप्शन का दूसरा नाम है। अब जब आपने कोई करप्शन करवानी हो या कोई इस तरह की चीज़ करनी हो तो आप सब्सिडी का शोशा छोड़ देते हैं। वो किसको मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती। हमने तो बहुत सर्वे किया है,
किसी को ऐसी चीज़ को मिल ही नहीं रही, कोई रिलीफ मिल रहा, किसी को मिल रहा होगा तो वो सामने तो नहीं आया। तो ये जो चीज़ें हैं, देखें स्मार्ट लॉकडाउन आप कर रहे हैं, आप दुकानें बंद करवा रहे हैं 8 बजे, इसके अलावा आप हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डेज हैं आपके, वो क्या हैं कि एनर्जी बचाई जाए। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत वाफर मकदार में हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है पेट्रोल का। तो फिर भाई आप रात की अंधेरे में एक छोटा सा वो नोटिस डालते हैं, नोटिफिकेशन, और उसमें कह देते हैं जी कि इतने रुपए 26 रुपए तो 77 पैसे अब हम बढ़ा रहे हैं। तो ये देखें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट के पास है? असल में बात यह है कि आपके पास चेक एंड बैलेंस नहीं पूछने है, वाला आपके भी पास कोई कोई नहीं है। ऐसा मॉनिटरिंग का इदारा नहीं है ऊपर, जो आप अगर कोई रेट बढ़ाते हैं, देखिए गवर्नमेंट का काम नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ें होता है कि आपने वो उसमें नफ़ा नहीं कमाना होता, लोगों को रिलीफ देना होता है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ खरीद रही है, लोगों को दे रही है, आपने तो इदारे बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है सगीर साहब कि जब कोई भी हुकूमत आती है या कोई भी हुकूमत में आना चाहता है, तो वो अगर आ भी गया तो वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता है। पाकिस्तान वाहिद मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मुल्क है जो कि जहाँ पे अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर बशारत भी हमारे प्रोग्राम में बारहा कह चुके हैं कि इनको अपोजिशन भी ऐसी मिली है, क्योंकि अपोजिशन जो है अगर इस पे काम कर ले तो ऑनेस्टली हालात जो है बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफा, JUI ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है, JUI है वो इस वक्त मुतहरिक नजर आ रही है इन चीज़ों को लेकर। सर, आपकी पार्टी ने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप बात करती हैं कि तरीके जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बड़ी मुतहरक हो चुकी है, और वो ये तभी मुतहरक होते हैं जब इनको कोई डील चाहिए होती है। माजरत के साथ सर, बयान तो दे दिया ना आपने, क्या किया? बयान दे दिया। अगर बयान देना ही काफ़ी है तो मेरे ख्याल से आज सोशल मीडिया पे जाके देखें, बल्कि कल रात से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो पार्टी की आदत है वो बयानात दे रही है। अगर बयानात से आपका मसला हल होता है, बयानात से आपकी गाड़ी में सस्ता पेट्रोल डल सकता है आकाशा, तो मेरे ख्याल से मैं अभी यहाँ से उठ के ना तो सारी रात तक ट्विटर पे बैठकर ट्वीट करता रहूँगा। सर, आप कह रहे हैं बयानात से कुछ नहीं होता, फिर आपकी पार्टी ने इतने बयानात क्यों दिए? आप कह रहे हैं मैं आपके जवाब दे रहा था, आपने कहा कि उन्होंने बयान दे दिया, आपने बयान दे दिया। देखिए, असल चीज़ है प्रॉब्लम जो है उसको ट्रबल शूट करना। देखिए, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। आप अपोजिशन, आप एहतजाज क्यों नहीं करते? सर, आपको यहाँ पे समझने की, अच्छा एहतजाज करें ना। अच्छा, आवाम का मसला है, मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, आवाम का भी मसला है। हम सब आपके साथ हो जाएंगे। सर, निकले तो सही आगे। आपकी अवामी जमात है, मकबूलियत है आपकी इतनी ज्यादा, सूबे में आपकी गवर्नमेंट भी है, चले आप KPK में एहतजाज कर लें। बड़ी जमात होने का दावा नहीं, KPK में करके चलो एक अलामती वॉकआउट तो करें, कोई एहतजाज तो करें। सर, पहला स्टेप तो ले, हम साथ हैं आपके। अच्छा, अब आप सब लोगों का जवाब मैं दे देता हूं। देखें, आप एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये इंतशारी हैं, इंतशार डालते हैं, हर उस मौके पे एहतजाज करते हैं जब नहीं करना चाहिए। इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने को हैं। 9 अप्रैल का भी जलसा जब हमने कैंसिल किया, और उसके बाद कैंसिल के बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से भी उसका ऐलान किया, तो आप लोगों ने कहा कि जी वाकई अब ये लोग मुहब्बे वतन है। तो क्या ऐसे वक्त में जब इतने अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने लगे हैं और पिछले 6 दिनों से इस्लामाबाद बंद है, और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त खुर्द और नोश की जो सप्लाई है वो भी बंद है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि दोबारा हमारे पर ये टैग लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाना चाह रही थी तो इन्होंने पूरे मुल्क में पेट्रोल और गैस की कीमतों के बढ़ जाने पर इंतशार पैदा किया? सर जी, इंतशार नहीं पैदा कर रहे हैं, आप अवाम के हक के लिए बात कर रहे हैं। आप बात सुन ले, मैं अवाम की बात की है। भाई, आपने इतनी अच्छी बात की है कि 1 मिनट अगर मुझे दे दें, माइंड ना करें, इफ यू डोंट माइंड। आपने ये सारी बात तो कर दी कि इतना बड़ा मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मेज़ सजी हुई है। लेकिन जो पहला राउंड हुआ था उसके दरमियान दूसरे राउंड में बहुत ज़्यादा वक्फा था, उस दौरान PTI ने अपनी एक्टिविटीज़ तो जारी रखी, अदालतों में भी गई PTI, जहाँ जहाँ पे इसको जाना था, स्टेडियम में उन्होंने जलसे भी कर लिए, हर चीज़ कर ली, तो थोड़ा सा ये भी कर लेते। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, आप दोनों से आप इस वक्त मुझसे सवाल किया तो उसका जवाब भी सुन लें। क्या हम इतने अनपढ़ हैं, क्या हम इतने हालात से हालात के हमें समझ नहीं है? हम जब देख रहे हैं कि अबनाए हुर्मस की बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल की 20% शॉर्टेज है, और उसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो तेल आपका और गवर्नमेंट का एक ही बयानिया है। नहीं, बात सुन लें, अगर हम एहतजाज करते हैं तो आप कहते हैं ये इंतशारी हैं इस वक्त तो पूरी दुनिया में, और
हुकूमत की पुरअमन एहतजाज का अच्छा, जब आप पुरअमन एहतजाज की मुझे ये बताएं, कोई तोड़-फोड़ के लिए नहीं कह रहे। जब इस्लामाबाद के अंदर आज आपकी फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी बंद है, आज एग्जेम्प्ट किया गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि सिर्फ दवाइयों की जो गाड़ियां होगी वो इस्लामाबाद में आ सकती हैं। जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी का इशू है और इस इशू के दरमियान आप हमें कहते हैं कि हम बाहर निकलकर एहतजाज करें, तो क्या वो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती नहीं करेंगे? क्या हम सर, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो जाएगी अगर इस वक्त में हम निकलते। सो इस वक्त में हुकूमत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर बशारत साहब, लेकिन ऑपोजिशन कुछ नहीं करेगी क्योंकि ऑपोजिशन पे बहुत सारे इल्जामात लग जाएंगे। सर क्या कहेंगे इस पे? चलें, आप मुझसे आप सुन लें। देखें, मैं क्योंकि बहुत अरसा इंग्लैंड में रहा हूँ और दूसरे मुल्कों में भी, वहाँ पर जहाँ से जिसकी जमहूरियत की कॉपी हमारे यहाँ है वहाँ से कॉपी करते हैं ना आप, वहाँ पर ये होता है कि एक शैडो कैबिनेट बनती है, एक शैडो मिनिस्टर होता है हर मिनिस्ट्री का अपोजिशन की तरफ से। अब ये क्या बात हुई कि आप जो है सिर्फ एक अगर मुतालबा लेकर चलें और आप जो है अवाम को जो भी तकलीफ है, आप ना बाहर निकलें, आप मुजाहिरे ना करें। सबसे पहला काम होता है कि आप असम्बली में जाएं, असम्बली में वहाँ पे ये सवाल उठाएं। क्वेश्चन का आवर होता है, बाकायदा आप एक क्वेश्चन जो है लिख कर देते हैं और फिर जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है उस मिनिस्ट्री की, उसके मिनिस्टर की भी और उसके सेक्रेटरी की भी, कि वो आकर आपको जवाब दे। आप क्वेश्चन उठाएं और वहाँ पर अब आप उसके हल के लिए वहाँ पर अपनी तजावीज़ दें। अगर पार्लियामेंट में आपका मुतालबा नहीं माना जाता, जो कि जिसकी अक्सरियत है वो कहता है कि भाई हमारी हुकूमत ने ठीक किया है, आपका एक लीगल विंग है, आपके लीगल विंग को फौरी तौर पर हाई कोर्ट में रिट करनी चाहिए इसके खिलाफ और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट यहाँ भी करें ना, हर जगह करें, हर शहर में करें। देखें, शैडो कैबिनेट का ही काम होता है, शैडो मिनिस्टर फॉर एनर्जी जो इनका होगा उसका ये काम है कि वो ये करे। अब अगर अदालतें भी आपको जो है कोई रिलीफ नहीं देती, फिर आप जो है अवाम के पास जाएं और फिर आप अवाम का शुरू करें, आप KPK से शुरू करें, वहाँ तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आप जो है दूसरे सूबों से शुरू करें जहाँ मुज़ाकरात नहीं हो रहा, आप इस्लामाबाद की तरफ ना आएँ। लेकिन ये कि जब तक आप अवाम के मुतालबे पर उनके साथ मिलकर जो है उनके लिए उनका मौक़िफ़ आगे नहीं लाएंगे, तो फिर अवाम ये सोचेगी कि इन्होंने तो महंगा होने दिया, आटा 170 रुपये किलो हो गया, हमें जो है रोटी नान जो है वो 25-30 रुपये का मिल रहा है, हमें जो दूध है वो 375 रुपए का मिल रहा है, जो कि फ्रांस से भी ज्यादा महंगा है। एग्जैक्टली। और सर सालाना बुनियाद पर महंगाई जो है वो 14% जो है वो बढ़ गई है। बढ़ गई है, तो जब ये नहीं उठाएंगे इस पर, देखिए ना, अब दूध हम यही चाह रहे सर, ओपोजिशन इस पे आवाज उठाए, अवाम का साथ दे, जो उनका इस वक्त जो हालात बने हुए PTI के भी। सो अगर आप लोगों को कुछ करना है तो अवाम के साथ खड़े हो जाएं, हो सकता है आपके मसाइल हल हो जाए। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अली इमरान साहब ने जिस तरीके से बात की है और हमें बताया है कि अगर इस वक्त में हम बाहर निकलते हैं और आवाम के साथ खड़े होते हैं तो फिर मसाइल जो है वो बढ़ जाएंगे। सो हमें कहा जाएगा कि ये इंतशारी टोला है और उस चीज़ पे स्टैंप लग जाएगी। सो अली इमरान साहब ने तो ये चीज़ कह दी है। मलिक नजीब, हम देख रहे हैं कि अशय ज़रूरिया जो हैं, आटा कर ले 36% बढ़ गया, प्याज जो है 32% महंगा हो गया है, मटन और बीफ की कीमतों में भी 13 से 15% इजाफा जो है वो भी हमारे सामने आया है। हुकूमत जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सिर्फ इजलासों तक महदूद हैं। सर जी, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जिस तरह पहले ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी, ओपोजिशन का काम होता है जिस टाइम भी हुकूमत कोई इकदाम करती है किसी भी हवाले से, ये ज़रूरी नहीं है कि महंगाई है, इवन के आप कोई हुकूमत कानून साजी की तरफ जाती है, तब भी अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन अपनी तजावीज़ देती है हुकूमत को कि अगर आपका ये प्लान है तो हमारे पास ये प्लान है। क्या PTI या अपोजिशन की जानिब से जो भी है वो मुतबादल प्लान हुकूमत को दिया गया है कि आप इस तरह ना करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करें, उसके बदले में आप ये कर लें। अच्छा चलें, ये सारी चीज़ें होगी, ये नहीं हुआ इनसे। ये सबसे पहला तो उनका ये काम होना था ना कि ये तजावीज़ अपनी पेश करें। इन्होंने अपनी तजावीज़ तक नहीं दी हैं। और देखें, आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ट्रांसपोर्टर्स के लिए आपने क्या किया है? ट्रांसपोर्टर्स ने तो अभी 10 गुना किराया बढ़ाने का फैसला किया है। अब देखें, इसमें ट्रांसपोर्टर्स को आप सहूलियात
कहाँ से दे सकते हैं, उनको रिलीफ कहाँ से दे सकते हैं। टूल टैक्स है वो माफ़ कर दें, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के चालान हैं वो माफ़ कर दें, विद होल्डिंग टैक्स हैं उन पे छूट दे दें। ये चीज़ें हैं जिससे आप ट्रांसपोर्टर्स को भी रिलीफ दे सकते हैं, और इसका जो फ़ायदा होगा वो बराह रास्त आवाम को होगा। और दूसरी जानिब सर जी, आवाम को तो नोचा है, आवाम को तो फायदा नहीं देना, तो कैसे आवाम को फायदा दे दें? 100% कीमतें बढ़ा देते हैं, ये 20% आवाम को रिलीफ देने का क्या फायदा? मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ आकाशा। जब आवाम ने इनको वोट नहीं दिया, वो फॉर्म 47 पर इलेक्ट होकर आए हैं, तो वो आवाम का ख्याल क्यों करें? वो आवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो अलग मामला है। 45 वाले आप हैं तो कुछ अली करके इमरान दिखाएं। साहब, वो हमने हमने तो किया। आप ये देखें 5 कुछ भी अक्टूबर को हम नहीं निकले, किया। 26 Sorry, नवंबर को कुछ भी निकले। नहीं किया। जब हम निकलते हैं, हम बाहर आते हैं, मुतालबात रखते हैं, हमारे सरों पर गोलियां मारी जाती हैं, आप हमें इंतशारी कह देते हैं। भाई आप किस तरह राजी होंगे? आप आवाम या आप जो पैनलिस्ट है वो कैसे राजी होंगे? आपने कैसे राजी होना है? आपको तो अल्लाह ताला ज़मीन पर आके राजी नहीं। आपका सर जी जो काम है सिर्फ वो कर लें सर, प्लीज वो कर लें। आवाम आपके मुंह की तरफ देख रही है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ही ज्यादा मकबूल पार्टी है, हमारी बानी पीटीआई बहुत ही ज्यादा मकबूल है और हम काम कर रहे हैं, तो सर जी काम करके दिखाए ना। आप ये कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें पकड़ लिया जाता है, हमें इंतशारी टोला कहा जाता है, तो हमने कुछ भी नहीं करना। सर ये तो गलत है ना फिर। अब मेरा जवाब ले लें। अब सारे लोग करते हैं तो मेरी बात का भी जवाब ले लीजिए। मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखे हुए हैं, क्या उन पर कोई अमल दरामद होता है? जवाब है नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर क्या किसी शख्स को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं है। आप हमें यह बताएं कि जब से 9 मई के बाद तक आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं? 500 से ज्यादा रैलियां हमने पंजाब के अंदर निकाली, छोटे बड़े जुलूस के। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए नहीं आकाशा, ऐसा नहीं होगा। आकाशा ऐसा नहीं है। सर मुझे उसको भी जाना पड़ेगा। आकाशा मलिक नजीब को सर इस पे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, सो मैं चाह रही हूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू व्यूअर्स के सामने रख दें। मुझे बताएं कि जब हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं किसी भी इश्यूज के ऊपर, हमारे साथ क्या सलूक बरपा रखा जाता है? और मेरा गिला पाकिस्तान की आवाम से नहीं होता। सर मैं यही चाहती हूं, एक मेरा पॉइंट सुनिएगा सर, एक मेरा पॉइंट सुन ले। जब हम निकलते हैं तो पाकिस्तान की आवाम। अली इमरान साहब एक मेरा पॉइंट सुन ले। जैसे आप यहाँ पे किसी को टाइम नहीं देते, इसी तरीके से मैं चाहती हूँ बाहर भी निकल के आप किसी को टाइम ना दें, बल्कि जो आपका काम है आप वो करें, तो ऑनेस्टली आपके तमाम तर मसाइल जो हल हो जाए। जी मलिक नजीब अपना पॉइंट रखिएगा प्लीज। आपने महंगाई के मुतालिक कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखें इस वक्त जितनी भी अशिया की तरसील है वो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद है, तो इस वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि आपकी मंडियों तक कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। और दूसरी चीज़ है, जिस टाइम आपकी ट्रांसपोर्ट तमाम तर चीज़ों का जो दारोमदार है वो पेट्रोलियम पर है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आपकी एक चीज़ एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल होनी है तो उसमें पेट्रोल के अखराजात शामिल हैं, इसी तरह दीगर टैक्सीज़ हैं, तो इनकी इजाफे की वजह से महंगाई में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। और जिस टाइम आपकी एक चीज़ स्टॉक में पड़ी हुई है और मंडियों तक नई चीज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ हमारा अपना कसूर ये है, क्योंकि ताजर अपने खुद मनमानी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। और तो वही बात है ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है सर जी। इंतजामिया मौजूद है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, लेकिन वो भी पीटीआई की तरह अपना काम नहीं करती। बिल्कुल, मतलब जिसका यहाँ पर जो काम है वो वाला काम नहीं कर रहा, वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। यही तो काम कर रही है। आप लोग क्या कभी निकले किसी एहतजाज में? आप भी तो आवाम है ना, आपको भी तो इस चीज की तकलीफ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि हम तो हमेशा बाहर निकलते हैं, आवाम क्यों नहीं निकलती? आप एहतजाज करें, हम रिपोर्टिंग करेंगे। पीटीआई तो निकलती है, पीटीआई के वर्कर तो सर जब तक आप लोग अली इमरान साहब तारीख याद है, तारीख गवाह है कि हम जितनी पीटीआई को कवरेज मिली है 126 दिन का धरना किसने आपका नहीं रिपोर्ट किया था? अच्छा, ये मीडिया ने किया था ना भाई, वो तो उस वक्त की बात थी। उस वक्त मैं आज की बात करता हूं कि हम तो 2 दफा पेशावर से निकले, तमाम रुकावटें इस्लामाबाद तक पहुंचे, और लेकिन आवाम कहां थी? मुझे ये पता है कि वो आवाम कहां है, वो लोग किधर है जिन्होंने निकलना था? अगर इस आवाम ने हमें वोट दिया था तो हम इस आवाम के साथ खड़े हैं। आवाम क्यों बाहर निकल नहीं दिया? आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि वोट बैलेट पेपर से। आप आवाम को ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं निकलते, आवाम तो निकलती है, फिर आप लोग
नहीं अवाम, मुझे होती। ये बताएं, सर, आपकी क़यादत कहीं नहीं होती। मुझे बताएं कि हमारे पीटीआई के वर्कर निकलते हैं, पीटीआई के साथ नहीं है, नहीं अवाम है हमारे साथ। आप कहते लेकिन आप कह रहे हैं ना अवाम नहीं निकलती। आप इस सवाल पे नहीं निकलते तो नहीं है ना। देखिए, वोट देना एक अलहदा अमल है और एहतजाज के लिए बाहर निकलना एक अलहदा अमल है। हम पाकिस्तान की अवाम से चीख चीख के ये कहते हैं कि कभी भी, जैसे एक बड़ा मुहावरा है कि जब तक बच्चा दूध न मांगे तो मां नहीं देती, उस वक्त तक जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आपके ऊपर लादा हुआ ये महंगाई, करप्शन, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही सर, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। आप एक तरफ कहते हैं मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। सगीर चौधरी साहब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है प्लीज। अली इमरान साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है, मकबूल तरीन जमात है पीटीआई जो है पूरे मुल्क की, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि अवाम बाहर नहीं निकलती है। 10,000 लोग तो आप लोगों से सारी मुझे ये बताया आकाशा, जो 10,000 लोग जो है वो आप लेकर आ जाए सर। 10,000 लोग आपसे नहीं हो पा रहे। मेरी बात सुने आकाशा, टाइम का मैं प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ। एक बात जी 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 मलिक जी, पिछले 2 हफ्तों, अली इमरान साहब मुझे टाइम दीजिएगा, पिछले 2 हफ्तों से आप अडेला जेल के बाहर अपने लीडर के लिए नहीं गए हैं, तो आपने अवाम के लिए अवाम के लिए क्या हम बिल्कुल गए हैं और हम हमेशा चाहते हैं अपने लीडर के लिए वहां पर। अगर वहां पर हाई कोर्ट की बात कोई नहीं मानता, हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए हुए कि वीक के ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन सर हाई कोर्ट की बात कोई नहीं मानता। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है, कोई ऐसी जमात तो नहीं कि बंदूकें, हम तो अपने जमहूरी 6 लोगों के नाम थे सर, 6 लोगों के नाम थे वहां पे, वो भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं गए। तो सर आप कौन सी बात कर रहे हैं? सो हमें आप वहां पे कभी नहीं नजर आए और हम यही कहते रहे कि अगर बानी पीटीआई किसी से मुलाकात के लिए नाम चले गए तो उन लोगों को तो एटलीस्ट वहां पे होना चाहिए। कल भी आपने इस पे बात किया। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, उसका प्लीज जवाब दे दे। अली इमरान साहब, कल भी हमने देखा कि आपने जिस तरीके से सायरा बानो साहिबा से तांगा पार्टी किया कि मतलब इस तरह की जिस तरीके से प्रोग्राम में बातें हुई हैं वो भी सब जानते हैं। उस पर आपकी जानिब से सर ये कहा गया था कि पीटीआई को जब हमारी जरूरत थी तो आप लोगों ने पीटीआई का साथ नहीं दिया, हमें इस वक्त आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप लोग हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। सो अली इमरान साहब, आपकी पार्टी के लोग ही आपसे लाताल्लुकी का इस वक्त इजहार कर रहे हैं, ये भी देख लें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आज अल्लाह ताला का, इमरान खान साहब जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं जब अल्लाह पर छोड़ देता हूं तो अल्लाह खुद बहुत इन लोगों के चेहरे, असल चेहरे मेरे सामने ले आते हैं। मेरे ऊपर जिस तरीके से हमारी पार्टी के गुज़िश्ता चीफ ऑफ स्टाफ खान साहब के शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया, सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ करवा दूं। मौसूफ वज़ीर आज़म इमरान खान की जब पहली गवर्नमेंट आई तो ये अमेरिका से मुबैना तौर पर ये ख़ुद को एक कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, वहाँ से ये छोड़कर आए। पंजाब में इनको इंफॉर्मेशन का एक पोर्टफोलियो दिया गया और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ काम करते थे और फिर अचानक से ये वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। ये तो इनका एक मुख्तसर सा तारुफ था। इससे पहले और इसके बाद, क्योंकि जो ही खान साहब की गवर्नमेंट गई तो ये यहाँ से भगोड़े हुए और अमेरिका को प्यारे हो गए। अब इस शख्स की शहबाज सर, लेकिन वहाँ पे बैठ के पीटीआई की तो, बानी पीटीआई की तो बात करते हैं वो। जी, मैं आज आपको बताता हूँ, कल रात को अल्लाह ने इनका चेहरा भी अवाम के सामने अयां कर दिया। शहबाज गिल साहब ने कल रात को, ये अक्सर इनके बारे में मशहूर है कि ये खांसी का शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो कल रात को इन्होंने खांसी का शरबत पीने के बाद आप मुझे ये बताएं कि आपके प्रोग्राम में जो सायरा बानो साहब है उनका ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के साथ है। जब मेरा उनके साथ तकरार हुआ क्योंकि उन्होंने पार्टी के एक शख्स के बारे में ये कहा कि वो अडयाला जेल सर, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आपको यही कहा था कि इस पे मैंने सिर्फ कुछ हाफिज राज जो यहाँ पे मौजूद है उनसे कहा इस पे तहकीक करें, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, नहीं कंफर्म, ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप कैमरा करें ना, इधर बात करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा तो छोड़, अब चुप, बात सुन मेरी। अब उन्होंने ये बात की, मैंने उनको जवाब दिया कि आप किसी पर आप, और पता है आपको इस पे पीका लगता है अगर आप बैठ के किसी के बारे में बात करें तो पीका एक्ट आप पे लगता है, ठीक है। उन्होंने ये बात की, मैंने जवाब दिया कि आप बगैर तहकीक के किसी शख्स के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो अडयाला जेल गया। मैं शेख वकास अकरम साहब के केसेस को भी देखता हूँ, मेरा जाती ताल्लुक भी है, वो पार्टी के सेक्रेटरी इतलात भी हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जी अगर मैं ये कह दूं कि आप मोदी से मिलने गई थी और साफीज के बारे में तहकीक कर ले तो कैसा लगेगा। फिर एक हीट ऑफ डिबेट हुई और उसमें कुछ बातें उन्होंने की, कुछ मैंने की, बात खत्म होगी। उसके बाद जब रात हो जाती है, रात तक तो कुछ भी नहीं हुआ, रात के बाद सर जल्दी कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खांसी का शरबत पीने के बाद शहबाज गिल साहब ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का कारकुन होने के नाते मेरे खिलाफ एक ट्वीट ठोका कि जी इन्होंने जो सायरा बानो साहब है उनके साथ बड़ी शदीद जो है वो बदतमीजी की है। और भाई मैंने पार्टी के मौक़िफ़ को डिफेंड किया है और अब हमें तो पता सर आपको भी उस कल समझ नहीं आई थी और आपने कहा था कि मैं सही से समझ नहीं पाया था। करने देंगी, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता। अगर आप मेरी बात सुन लें, अगर बार बार करती हूँ तो ना तो मेरे ऑडियंस को बात चले जल्दी से बताइए। नहीं, आप अगर मुझे बार बार मैं बात कर नहीं सकता, मुझे नहीं समझ आई। अब आप अपनी क्या रियन करें, बात मेरी बात बीच में रह गई है, शायद मैं मेरे से होगी नहीं, आप बता नहीं पा रहे सर, इसलिए क्योंकि कल आप
आप सर कल प्रोग्राम में ये चीज कह चुके हैं कि सायरा जी ने सही से सुन नहीं पाया। बात करनी थी मुझे, सर, वो बार-बार- आपको अभी भी देखिए, मतलब- अगर आप तो सारा बानो है ना तो फिर आप बात कर लें, सर, अगर मैं- आप पार्टी की सर, नहीं मैं है आपसे- तो आप मेरी बात आप मुझसे कह रही है कि बताएं आपके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है। सर मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जो कल आपने प्रोग्राम में बात की थी मैं वही आपको तो मैं बता तो रही हूँ। आप छोड़ देना, फिर सुन ले, मेरा जवाब सुन लेना। चलें, बता मैंने दें। जवाब सारा रखा हुआ जी। है, आप सुन नहीं रही तो फिर जी, मुझे जी। बोलने का फायदा। चलें, बता दें। अगर इफ यू कीप इंटरेक्टिंग मी आई वुड बी एबल टू कंप्लीट माय वर्जन के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो बता आप दें मेरी सर। बात इसको रिपीट कर लें, फिर मेरी बात सुन लें। अगर मैं इतने दूर से आया हूँ ये बात करने के लिए, आप शुरू करें ना यार मैं सलीर भाई चले सर सर हमारे अब प्रोग्राम इसको का वक्त देखिए, खत्म हो उसको गया ऐसे कर लेते है। हैं। अली इमरान आप साहब मुझसे- प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत आप सो इसको मच। repeat कर लें दोबारा। और नहीं, बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, इस पे सगीर चौधरी साहब, डॉक्टर बशारत और मलिक नजीब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।